हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। बच्चों, आज आप आपके लिए लेकर आए हैं मल्हार कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक, जिसमें से हमने पहला पाठ जो था वो हल कर लिया था। उसका नाम था मातृभूमि, जो कि एक कविता थी सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखी हुई। तो वो हमने यहाँ पर प्रश्न उत्तर सहित भावार्थ सहित अपने चैनल पर डाल दी है। आपने नहीं देखी है तो देख लें, और देख ली है तो आगे का पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं। पाठ 2, गोल, जो कि एक संस्मरण है मेजर ध्यानचंद के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, एक दौड़ ऐसी भी इसमें पढ़ने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 2, गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद में पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो ये एक घटना थी, एक संस्मरण था, जिसे कहते हैं संस्मरण, यानी कि एक घटना जो कभी घटी थी और उसे हम याद करते हैं बार बार में। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना से ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। जो खेल भावना होती, खेल में खेल भावना से ही खेलना चाहिए। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग के एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं,
बल्कि पूरे देश की है। तो ये कहानी है मेजर ध्यानचंद की, और ये घटना भी उन्हीं के साथ में घटी थी। तो यहाँ बच्चों देखिए, भारतीय हॉकी टीम ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जीत दर्ज की थी। ये उस समय का फोटो है। ठीक है। और यहाँ ऊपर देखिए, ये हॉकी खेलने का एक पिक्चर है, चित्र है कि कैसे हॉकी खेलते हैं बच्चे। ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मेजर ध्यानचंद थे, वो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते थे, है ना। अब हम देखेंगे इसके आगे। सबसे हम पहले देखेंगे लेखक से परिचय। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। तो बच्चों, ये महान जो खिलाड़ी थे और मेजर भी थे साथ के साथ, ध्यानचंद जी, वो अपने देश के लिए खेल भावना से खेला करते थे। ठीक है। अब हम देखेंगे पाठ से। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। तो इसमें बच्चों देखिए, हम प्रश्न से पहले हम इनके शब्दार्थ भी बीच बीच में जो दिए हुए हैं ना, तो हमने इसको पढ़ तो लिया है। जो ये पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक शुरू का, तो इस पैराग्राफ में कुछ शब्दार्थ आए हैं, जैसे नोक झोंक। नोक झोंक का मतलब होता है चुभने वाली बात, छेड़छाड़, वाद विवाद, झड़प। और स्टिक का मतलब होता है छड़ी या लकड़ी। ठीक है। और जो ये पैराग्राफ था कि उसने हॉकी मारी और उनका सिर फूट गया, और सिर फूटने से उनको बाहर ले जाया गया मैदान से बाहर, तो इसकी व्याख्या भी हमने छोटी सी करके लिखी है कि मेजर ध्यानचंद जी 1933 के एक मैच का जिक्र करते हुए कहते हैं कि खेल के मैदान में थोड़ी धक्का मुक्की और वाद विवाद की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। यह सब खेल का एक हिस्सा है। खेल के दौर के बारे में मेजर ध्यानचंद जी बताते हैं कि ये सब धक्का मुक्की और वाद विवाद की घटनाएं उनके दौर में भी चलती थी। 1933 में मेजर ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच जब मुकाबला हो रहा था, तो माइनर्स टीम के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद से गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार थी। इससे एक खिलाड़ी इतने गुस्से में आ गया कि उसने हॉकी की स्टिक मेजर ध्यानचंद के सिर पर दे मारी, जिसके कारण मेजर ध्यानचंद को इतनी चोट लगी कि उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया, और थोड़ी देर बाद पट्टी बांधकर फिर वे मैदान में आ पहुंचे। ये अगला पैराग्राफ है। तो इसके शब्दार्थ हैं, हम केवल शब्दार्थ देखेंगे क्योंकि पाठ हमने पढ़ लिया है। झटपट यानी अतिशीघ्र, तुरंत ही, बहुत जल्दी, तेजी से। पीठ थपथपाना यानी प्रशंसा या तारीफ करना। शर्मिंदा यानी कि लज्जित, शर्मसार या शर्माया हुआ। लगन का अर्थ है किसी काम में पूरी तरह से ध्यान लगाना, निष्ठा या धुन। और साधना का मतलब है एकाग्रता, कठिन परिश्रम। फिर इसकी व्याख्या है, इसको आप अपने आप पढ़ सकते हैं। इससे अगला पैराग्राफ फिर ये दिया हुआ है। इसके शब्दार्थ है छावनी यानी सैनिकों या पुलिस का निवास स्थान। नौसिखिया यानी नया नया सीखने वाला या नया नया सीखा हुआ। और तरक्की यानी उन्नति। ठीक है। ये शब्दार्थ थे बच्चों इस पाठ के, जो हमने पढ़ कर के देख लिए हैं। और साथ में हमने इसका निष्कर्ष भी लिखा है कि इस पाठ का नाम गोल है। गोल पढ़कर मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम चित्र उभरते हैं, जैसे गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा इत्यादि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उस गोल को करने वाले खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के बारे में है। यह पाठ उनके संस्मरण का एक भाग मात्र है। इस लेख में पाठ सार व्याख्या दिए गए हैं। यह लेख विद्यार्थियों को पाठ को अच्छे से समझने में सहायक है। विद्यार्थी अपनी परीक्षा के लिए इस लेख की सहायता ले सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद लेखक से परिचय हमने पढ़ ही लिया था, और सारांश में मेजर ध्यानचंद का परिचय दिया हुआ है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज, जो इलाहाबाद और अब प्रयागराज कहा जाता है, उसमें हुआ था। ये हॉकी के महान खिलाड़ी थे और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था।
उनका जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी में इनका क्या क्या योगदान रहा? मेजर ध्यानचंद ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी टीम ने इस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और उन्होंने जर्मनी को 8-1 से हराया। उन्होंने अपनी शानदार हॉकी कौशल से दुनिया भर में नाम कमाया। खेल भावना। मेजर ध्यानचंद की खेल भावना अद्वितीय थी। वे अक्सर खुद गोल करने के बजाय अपने साथियों को पास कर देते थे बॉल को, ताकि टीम को जीत मिल सके। एक मैच के दौरान उन्हें जब चोट लगी तो मैदान से बाहर चले गए, लेकिन वे पट्टी बांधकर वापस लौटे और गोल किए, जिससे उनकी दृढ़ता दिखाई देती है। प्रशिक्षण और शुरुआती जीवन। मेजर ध्यानचंद ने अपनी हॉकी की ट्रेनिंग सिकस्त ब्राह्मण रेजिमेंट से की। वे सीनियर खिलाड़ियों से सीखते और रात में भी प्रैक्टिस करते थे। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें हॉकी के महान खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। सम्मान और पुरस्कार उनको क्या क्या मिले हैं? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर भारत सरकार ने ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना की है, जो खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। उन्हें खेल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पूरे देश में सम्मानित किया गया था। मेजर ध्यानचंद से हमें क्या सीख मिलती है? मेजर ध्यानचंद का जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत और लगन की भावना से हमें हमेशा प्रेरित रहना चाहिए। खेल भावना से किसी भी क्षेत्र में महानता हासिल की जा सकती है। उन्होंने हमेशा टीम की जीत को प्राथमिकता दी और खेल को सेवा की तरह माना। फिर यहाँ पर संक्षिप्त में सार है। तो बच्चों, सार आप अपने आप से आपको पढ़ना है और पढ़ करके देखना है। ये जो पाठ है उसको एक छोटे रूप में सार के रूप में यहाँ पर हमने दिया है। कठिन शब्दों के अर्थ। सयाना यानी होशियार, शताब्दी यानी 100 साल का समय, प्रील यानी झालर, चलन यानी प्रचलन में, कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, खुराक यानी निश्चित मात्रा, मितली यानी उल्टियाँ, मुंह में पानी भराना यानी लालच आना, निरा यानी केवल, कमतर यानी कम अच्छा, और खींचना यानी क्रुद्ध होना, सुबीते यानी सुविधाजनक। ठीक है। और अब यहाँ पर मेरी समझ से यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर स्टार बनाना है अपने को। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारती तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? वे अत्यंत क्रोधी थे। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे। उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें सही लग रहा है बच्चों, कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो फिर भी हम यहाँ पर उत्तर आपको बता देते हैं कि किसके सामने स्टार बनाना है। तो देखिए उत्तर ये है, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए, और हमने यहाँ पर स्टार बनाया है। इसी तरह से स्टार आपको भी बनाना है। इसके आगे वाला प्रश्न है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? तो यहाँ पर देखिए 4 बातें लिखी हुई हैं। उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, उनकी खेल भावना के कारण। तो यहाँ उत्तर है उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। यहाँ स्टार हमको बनाना है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो हमने उत्तर लिखा है, मेजर ध्यानचंद की सफलता का मूल उनके उत्कृष्ट खेल भावना थी। यह कई उदाहरणों से स्पष्ट होता है। उन्होंने हिंसा के बदले गोल करके बदला लिया। वे मानते थे कि खेल में गुस्सा अच्छा नहीं। उन्होंने सफलता के मंत्र में खेल भावना को शामिल किया। वे अक्सर गोल का श्रेय साथी खिलाड़ियों को देते थे। उनका मानना था कि जीत हार व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे देश की होती है। इसी खेल भावना के कारण लोगों ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहा और दुनिया भर के खेल प्रेमियों के चहेते बने। उनकी यह भावना उनके कौशल और व्यक्तित्व का अभिन्न अंग थी। ठीक है। अब आ जाता है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ शब्द दे रखे हैं, देखिए, और यहाँ अर्थ या संदर्भ दे रखे हैं। तो इसको सही, इसके सामने कौन सा आएगा उससे हमको मिलान करना है।
तो यहाँ पर हम इसका उत्तर सीधे से देख लेते हैं कि किससे किसका मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ देखिए ये उत्तर है इसका शब्द, और यहाँ सही अर्थ लिखा है हमने। लॉन्स नायक यानी भारतीय सेना का एक पद या रैंक है। फिर है बर्लिन ओलंपिक। तो वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया। चौथे को हम इस दूसरे से मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है तीसरा, पंजाब रेजिमेंट। तो इससे मिलाया है पाँचवें को, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। फिर चौथा है सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। तो इसको मिलाया है 6 से अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। फिर है पांचवा सूबेदार। इसको मिलाया है हमने नंबर 1 से। स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। और छठे को मिलाया है छावनी को सैनिकों के रहने का क्षेत्र से, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनके यहाँ नंबर भी डाल दिए किसको किस नंबर से मिलाना है। अब है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो देखिए ये पंक्तियाँ नीचे जो दी हुई है, तुमको बच्चों ध्यान से पढ़ना है इनको। यानी कि बुरा काम करने वाला बुरा काम करता है, उसको वास्तव में ये ध्यान रहता है कि अब मेरे साथ में भी कोई बुरा कर सकता है, तो उसे हमेशा ये डर बना रहता है, ठीक है। तो आपको अपने साथियों से चर्चा करनी है और इसका उत्तर लिखना है। हमने जब यहाँ पर उत्तर लिखा है तो उपरोक्त पंक्ति एक गहन जीवन सत्य को दर्शाती है। यह उस समय उस घटना से उपजी है जब एक प्रतिद्वंदी खिलाड़ी ने गुस्से में आकर ध्यानचंद पर हॉकी से वार किया। जब ध्यानचंद ने बदला लेने की बात कही तो वह खिलाड़ी भयभीत हो गया, परंतु ध्यानचंद ने अपनी श्रेष्ठ खेल भावना का परिचय देते हुए हिंसा के बदले 6 गोल करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस घटना से न केवल खेल में बल्कि जीवन में भी नैतिक मूल्यों और क्षमाशीलता के महत्व का पता चलता है। यह दर्शाता है कि सच्चा खिलाड़ी यह है जो अपने कौशल से जीतता है, न कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर। ध्यानचंद की यह क्रिया उनकी महानता और खेल के प्रति उनके समर्पण को प्रदर्शित करती है, और जो उन्हें हॉकी का जादूगर बनने में सहायक रही। फिर ख है, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। इसका हमने उत्तर लिखा है, मेजर ध्यानचंद की असाधारण खेल भावना और नेतृत्व गुणों के उनके इस कथन में स्पष्ट झलकते हैं। वे अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन से ऊपर उठकर टीम के हित को सर्वोपरि रखते थे। उनकी यह रणनीति थी कि वह गेंद को गोल के निकट ले जाते और अपने साथी खिलाड़ियों को गोल करने का अवसर प्रदान करें। इस निस्वार्थ दृष्टिकोण से न केवल टीम का मनोबल बढ़ता था, बल्कि प्रतिद्वंदियों को भी भ्रमित करने में मदद मिलती थी। एक कुशल नेता की भांति वे अपनी टीम के सदस्यों को आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देते थे। यह रवैया खेल के सच्चे मर्म, टीम की सफलता और खेल के आनंद को प्रतिबिंबित करता है। उनकी इस विनम्र और टीम केंद्रित दृष्टिकोण ने उन्हें विश्व भर के खेल प्रेमियों का चहेता बना दिया, जो उन्हें हॉकी का जादूगर कहलाने में एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ। ध्यानचंद का यह व्यवहार न केवल उनके खेल कौशल को बल्कि उनके महान व्यक्तित्व को भी प्रदर्शित करता है, जो आज भी युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, ठीक है। अब है ध्यान सोच विचार के लिए। संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों आपको पाठ को एक बार वापस पढ़ना है और फिर का प्रश्न जो दे रखा है, ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था, और दूसरा ख पर दे रखा है, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। तो इन दोनों का जवाब हमको लिखना है। पहले पाठ को पढ़ना है और फिर लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए,
ये यहाँ हमने उत्तर लिखा है यहाँ पर। वैसे आपको खुद को लिखना है, लेकिन हमने भी लिखा है। ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था उनकी खेल के प्रति सच्ची लगन, साधना और खेल भावना। उन्होंने जब हॉकी खेलना शुरू किया तो बिल्कुल नौसिखिए थे। धीरे धीरे अभ्यास से उनके खेल में निखार आता गया और उनको तरक्की भी मिलती गई। हॉकी सीखने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे निरंतर प्रयासरत रहे। 1936 में वे बर्लिन ओलंपिक टीम के कप्तान बने और अपने हॉकी खेलने के ढंग से लोगों को इतना प्रभावित किया कि हॉकी के जादूगर कहलाए। फिर है प्रश्न नंबर 2, उसका भी हम देख लेते हैं यहाँ। मेजर ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनके अनूठे गुणों और दृष्टिकोण में निहित था। तो इसका उत्तर किन बातों से पता चलता है कि वे दूसरा ये जो प्रश्न दे रखा है, जो सेकंड था कि ये वाला, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। तो इन बातों से पता चलता है। देखिए, मेजर ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनके अनूठे गुणों और दृष्टिकोण में निहित था। लगन और समर्पण, उन्होंने खेल के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया। निरंतर अभ्यास, वे लगातार अपने कौशल को निखारते रहते थे। टीम भावना, व्यक्तिगत प्रसिद्धि से ऊपर उठकर टीम के हित को प्राथमिकता देते थे। नेतृत्व कौशल, साथी खिलाड़ियों को गोल करने के अवसर देकर टीम का मनोबल बढ़ाते थे। राष्ट्रीय भावना, उनका मानना था कि जीत हार व्यक्तिगत नहीं बल्कि देश की होती है। और विनम्रता, अपने प्रसिद्धि के बावजूद वे विनम्र रहे। और सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहते थे। क्षमाशीलता, प्रतिद्वंदियों के साथ सद्भाव रखते थे। और नैतिक मूल्य, खेल में नैतिकता और खेल भावना को महत्व देते थे। राजनीतिक सोच, खेल में कुशल रणनीति का उपयोग करते थे। जो रणनीतिक सोच है तो उसमें। और अनुशासन, सैन्य पृष्ठभूमि के कारण कड़े अनुशासन का पालन करते थे। और साथ ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व था उनका, अपने व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करते थे। तो इन गुणों के समन्वय ने ध्यानचंद को न केवल एक महान खिलाड़ी बल्कि हॉकी का जादूगर बना दिया। ठीक है, ये उत्तर हो गया हमारा दूसरे का भी। अब है संस्मरण की रचना। उन दिनों जब मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा हो। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। ठीक है, तो सूची बनाकर आपको साझा भी करनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ उत्तर लिखा है हमने, गोल संस्मरण की विशेषताएं। प्रेरणादायक कहानी, यह संस्मरण मेजर ध्यानचंद के जीवन से प्रेरणादायक घटना बताता है। खेल भावना का महत्व, इसमें खेल, अच्छे व्यवहार और सही भावना का महत्व दिखाया गया है। व्यक्तिगत अनुभव, ध्यानचंद अपने निजी अनुभवों को साझा करते हैं। सरल भाषा, कहानी सरल और समझने योग्य भाषा में लिखी गई है। मूल्य शिक्षा, इसमें क्षमा, धैर्य और टीम भावना जैसे मूल्यों की शिक्षा दी गई है। ऐतिहासिक जानकारी, इसमें ओलंपिक और भारतीय हॉकी के इतिहास की झलक मिलती है। आत्मकथात्मक शैली, ध्यानचंद पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से कहानी सुनाते हैं। संक्षिप्त और रोचक, कहानी छोटी है पर दिलचस्प है, जो बच्चों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, और इनको साझा भी करना है। विद्यार्थी, आपको ये खुद साझा करना है इसको क्लास में। ठीक है, फिर है शब्दों के जोड़े, विभिन्न प्रकार के। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं, जिनमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में 2 शब्दों के बीच छोटी सी रेखा लगाई जाती है, जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। ठीक है, तो ये अपने को 5 शब्द युग्म अपने को लिखने हैं। फिर ख पर दे रखा है, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। धक्का मुक्की
और नोक झोंक। इस वाक्य में भी आपको दो शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, एक जैसे नहीं। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हों। हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। यहाँ आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। यहाँ भी देखो ये आए हुए हैं अंडरलाइन के, हार या जीत और बच्चे व बूढ़े। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक चिन्हों की सहायता से लिखिए। तो ये अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, अमीर और गरीब, उत्तर और दक्षिण, गुरु और शिष्य, अमृत और विष, इनको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क में जो दे रखा है शब्द युग्म जैसे जैसे और वैसे वैसे, तो ऐसे हमको शब्द युग्म में लिखने हैं। तो यहाँ देखिए धीरे धीरे हमने लिखे हैं शब्द युग्म, यहाँ पर धीरे धीरे, बार बार, जल्दी जल्दी, कभी कभी, देखते देखते। ठीक है। और खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे शब्द हम लिखेंगे, ज्यों ज्यों नदी का जल बढ़ता गया त्यों त्यों लोग गांव छोड़कर जाते रहे। ध्यानचंद के लिए हार जीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण था खेल भावना को बनाए रखना। मेजर तिवारी बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। ठीक है। फिर है हार या जीत और बच्चे व बूढ़े। इस तरह के शब्द हमको देखने हैं। तो यहाँ पर देखिए इनको दे रखे थे अच्छा या बुरा, तो अच्छा और बुरा के बीच में योजक चिन्ह लगा देंगे। ये छोटा या बड़ा, इसमें भी छोटा और बड़े के बीच में योजक चिन्ह लगा देंगे। अमीर और गरीब, और को हटा के योजक चिन्ह लगाएंगे, अमीर गरीब। गुरु और शिष्य, यहाँ भी और को हटा देंगे और गुरु शिष्य के बीच में एक योजक चिन्ह लगाएंगे। अमृत या विष, तो यहाँ अमृत विष लिख देंगे योजक चिन्ह के द्वारा जोड़कर। ठीक है। अब है बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? ध्यान से देखिए और बताइए सही पहचाना। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए इस वाक्य में ले ही लिया है और इसमें ले लिया है, ही नहीं लिखा हुआ। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए, बताइए। और सही पहचाना, दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है और उस शब्द के ना होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि उन वाक्यों में ये शब्द ना होते तो उनके अर्थ पर इनका क्या प्रभाव पड़ता। ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमने इसका उत्तर लिखा है। बात पर बल देने वाले शब्द निपात कहलाते हैं। तो पहला वाक्य हमने छांट के लिखा है, मेरा इतना कहते ही खिलाड़ी घबरा गया। दूसरा लिखा है, अब हर समय मुझे ही देखते रहना। तीसरा लिखा है, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। फिर घ लिखा है, तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, उसके साथ भी बुराई की जाएगी। मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। फिर अगला है, लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इन वाक्यों में ही, भी, तो आदि शब्दों का प्रयोग ना किया जाए तो ये सामान्य वाक्य का रूप ले लेते हैं और ये शब्द जो लगाए ना, ये वाक्य को प्रभावी बनाते हैं। ठीक है। अब पाठ से आगे में आपकी बात कि ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। और ख में दे रखा है, आपको कौन कौन से खेल और कौन कौन से खिलाड़ी सबसे अच्छे लगते हैं और क्यों। दोनों प्रश्नों का उत्तर हमें यहाँ मिलेगा। पहला प्रश्न है, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते और कैसे बदला लेते? तो उत्तर लिखा है,
यदि मैं ध्यानचंद के स्थान पर होता तो मुझे अपने प्रतिद्वंदी पर क्रोध आता और पलटकर बदला लेने की इच्छा भी होती। एक खिलाड़ी होने के नाते स्वयं पर संयम रखता, क्योंकि हार जीत होना खेल का नियम है। मैं भी ऐसा ही करता, शांत रहकर अपने खेल पर ध्यान देता, टीम के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन करता, ज़्यादा गोल करके अपनी योग्यता साबित करता। खेल के बाद उस खिलाड़ी से दोस्ती से बातें करता, उसे समझाता कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है या अच्छा नहीं होता। इस तरह मैं बिना किसी को चोट पहुंचाए अपनी श्रेष्ठता दिखा सकता था। यह तरीका खेल भावना के अनुकूल होता और दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकता था। फिर ख में था, आपको कौन कौन से खेल और कौन कौन से खिलाड़ी सबसे अच्छे लगते हैं और क्यों? तो यहाँ हमने उत्तर लिखा है, मुझे फुटबॉल, एथलेटिक्स और भाला फेंक खेल बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है। इन खेलों में सुनील छेत्री, हिमा दास और नीरज चोपड़ा मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। सुनील छेत्री वे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। वे युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। और हिमा दास वे 400 मीटर दौड़ के चैंपियन हैं। उन्होंने छोटी उम्र में ही कई पदक जीते हैं। वे असम से आकर पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। नीरज चोपड़ा, उन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीता है, जो एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है। वे दिखाते हैं कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने भारत को एथलेटिक्स में नई पहचान दिलाई। वे युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मुझे ये खिलाड़ी इसलिए पसंद है क्योंकि वे अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और देश का नाम ऊंचा करते हैं और हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने सपनों के लिए मेहनत करें तो हम भी सफल हो सकते हैं। अब है समाचार पत्र से। क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो ये बच्चों वैसे आपको अपने आप करने का ये कार्य है कि आप अपने घर में अपने पेपर को देखें, अखबार को देखें और उनमें से आपको लिखना है। और मान लीजिए दूसरा दे रखा है कि मान लीजिए आप एक खेल संवाददाता हैं, किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। संकेत दे रखा है, इस कार्य में आप आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा में सामने डेस्क या कुर्सियों पर बैठ जाएगा और 5 मिनट के लिए किसी खेल के सजीव प्रसारण की कमेंट्री का अभिनय करेगा। तो ये अभिनय आपको करना है, ये आपके अपने आप करने के भाग हैं। तो मनोरंजन और बौद्धिक भाग विद्यार्थियों के स्वयं करने योग्य हैं, हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है। अब है डायरी का प्रारंभ। कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख देते हैं जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ उस दिन हुआ या जो उन्होंने देखा, उसे ईमानदारी से लिख देते हैं या टाइप कर देते हैं। इसे डायरी लिखना कहते हैं। क्या आप भी अपने मन की बातों और विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आप जहाँ लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। आप किसी लेखन पुस्तिका में या ऑनलाइन या मंचों पर लिख सकते हैं। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। शब्दों या वाक्यों की कोई सीमा नहीं है, चाहे 2 वाक्य हों, चाहे पृष्ठ 2 पृष्ठ। आप जो मन में आए उसे उचित और शालीन शब्दों में लिख सकते हैं। इसके बाद दे रखी है आज की पहेली। यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहेली हम देखते हैं। हमने वैसे डायरी का जो प्रारंभ, आप डायरी लिखना चाहते हैं तो उसको आपको अपने आप करना है, ठीक है ना। और आज की पहेली में यहाँ देखिए, ये देखिए चित्र दिया हुआ है। अब इनमें से कौन सा खिलाड़ी गोल कर पाएगा ये हमको इस पहेली में से ढूंढकर बताना है। तो हमने उत्तर लिखा है, नीली स्कर्ट पहने हुए लड़की गोल करेगी। कैसे करेगी? नीली स्कर्ट पहन रखी है किसने? इसने। तो ये गोल कैसे करेगी? इसका यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ जा रहा है तो ये गोल करेगी। ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें से छांटना है।
झरोके से। आपने हॉकी के बारे में बहुत बातें की होगी। अब हम हॉकी जैसे ही अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप जैसे लाखों बच्चे अपनी गली मोहल्ले में खेलते हैं। इस खेल का नाम है डांडी या गोथा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डांडी या गोथा क्या होता है, एक बार हम देख लेते हैं। यह भील भिलाला बच्चों का खेल है। डांडी और गोथा शब्द का अर्थ एक ही है, खेलने की हाथ लकड़ी। देखा जाए तो यह खेल काफ़ी कुछ हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी के जैसा ही है। अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल करने के लिए गोल पोस्ट होते हैं, जबकि इस खेल में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। दूसरा अंतर यह है कि भील भिलाला बच्चों की यह गेंद हॉकी की अपेक्षा एकदम साधारण होती है। यह बांस की बनी होती है। खेल सामग्री बांस के गुट्टे की गेंद, जिसे दुईत कहते हैं। गोधा यानी अंग्रेजी के एल अक्षर के तरह नीचे से मुड़ी हुई बांस की डंडियाँ। और राख के खेल के मैदान में सीमांकन करना और घेरे के भीतर एक छोटा वृत्त बनाना। कैसे खेले? वैसे तो हम चाहे जितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, मगर दोनों दलों में कम से कम दो दो खिलाड़ी हों। टॉस करना, टॉस जीतने वाला दल खेल प्रारंभ करेगा। तीसरा है गेंद को छोटे घेरे या वृत्त में रखना। हमला करने वाले दल के खिलाड़ी खेल प्रारंभ में ही होते ही बॉल को पीटते हुए बचाव दल के दायरे में दूर तक ले जाना चाहते हैं। दोनों दलों के खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ की डी में खड़े रहते हैं। वे प्रयास करते हैं कि गेंद रेखा को पार ना करे। खिलाड़ी डांडी या गोथा के दोनों ओर से खेल सकते हैं, जबकि ऐसी सुविधा हॉकी के खेल में नहीं है। बाकी सारा खेल हॉकी के खेल के समान होता है। प्रश्न उठता है कि इस खेल में गोल पोस्ट नहीं होते, यानी कि गोल करने का मामला नहीं बनता, तो हार जीत का निर्णय कैसे किया जाता है? उत्तर यह है कि जो दल गेंद को अधिक से अधिक बार विरोधी के पाले में धकेलता है, वही बलवान है और इसलिए विजय भी। ठीक है, अब है सातवां। खेल के दो विशेष नियम हैं। पहला, गेंद को शरीर के किसी भी अंग से न छूना, न रोकना। दूसरा, गेंद को हवाई शॉट न मारना, न उसे हवा में शॉट खेलकर साथ ही खिलाड़ी को पास देना। बाकी लकड़ी से आप गेंद को रोक सकते हैं या हिट कर सकते हैं। आगे जैसा कि बता चुके हैं, जो दल बीच की रेखा को पार करके विरोधी दल के क्षेत्र में अधिक से अधिक दबाव या प्रवेश बनाए रखता है, वह विजयी होता है। और विशेष है, यह खेल होली के त्यौहार आने के कुछ दिन पहले से खेला जाता है। अंत में जिस दिन होलिका जलाई जाती है, उस दिन ये द्वित और गोथे यानी गेंद और डंडे आग में डाल दिए जाते हैं। इसी तरह से इसका समापन भी हो जाता है। अब है साझी समझ। आपने इस खेल के नियम पढ़कर अच्छी तरह समझ लिए हैं। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर डांडी या गोता खेल खेलिए। आप भी डांडी या गोथा जैसे अनेक स्वदेशी खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर विद्यालय, घर, मोहल्ले में खेलते होंगे। अब आप ऐसे ही किसी एक खेल के नियम इस प्रकार से लिखिए, जिन्हें पढ़कर कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके। ठीक है ना? तो ये साझी समझ में करने का कार्य है कि आप जो खेल खेलते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। फिर है इसके बाद में खोजबीन के लिए। नीचे ध्यानचंद जी के विषय में कुछ सामग्री दी गई है, जैसे फिल्में, साक्षात्कार आदि। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें व देखें व समझें। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, प्रेरक गाथाएँ। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ओलंपिक, मेजर ध्यानचंद से साक्षात्कार। तो ये आप QR कोड से पढ़ सकते हैं। पहले हम देखते हैं साझी समझ। साझी समझ में ख जो है, इसका उत्तर है कि हम कोई खेल के नियम जानते हैं जिसको हम खेलते हैं, तो उसके नियम हमको लिखने हैं। जैसे हम अपने गांव में या अपने विद्यालय में कबड्डी खेलते हैं, तो खेल है कबड्डी और उसके नियम। खिलाड़ी 2 टीमें होती हैं, प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी, 5 अतिरिक्त खिलाड़ी बदलने के लिए। और मैदान होता है आयताकार मैदान, बीच में एक रेखा। हर टीम अपना अपना आधा हिस्सा होता है हर टीम का। समय होता है दोहा, प्रत्येक 20 मिनट का, बीच में 5 मिनट का विश्राम। खेल का तरीका है, एक टीम से रेडर दूसरी टीम में क्षेत्र में जाता है। रेडर को कबड्डी कबड्डी बोलते रहना होता है। रेडर को विरोधी खिलाड़ियों को छूना है। विरोधी टीम रेडर को पकड़ने की कोशिश करती है और अंक है, रेडर छूकर वापस आए तो 1 अंक प्रति छुए खिलाड़ी। रेडर पकड़ा गया तो विरोधी टीम को 1 अंक मिलेगा। सभी विरोधी खिलाड़ी आउट
2 अतिरिक्त अंक मिलते हैं। और आउट होना, रेडर बिना छुए या पकड़े जाए, खिलाड़ी मैदान से बाहर जाए या सांस रोकना बंद करे। तो और जीत किसकी होती है? अधिक अंक वाली टीम की जीत होती है। ठीक है। खोजबीन के लिए आप अपने आप आपको ये QR कोड से सामग्री निकालनी है या अपने पुस्तकालय में किताबें देखनी है और पढ़ना है। ठीक है। अब है पढ़ने के लिए। ठीक है। पढ़ने के लिए हम इसको पढ़ लेते हैं। एक दौड़ ऐसी भी। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। 9 प्रतिभागी आरंभिक रेखा पर तैयार खड़े थे। उन सभी को कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता थी। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तीव्र तो नहीं, पर उनमें जीतने की होड़ अवश्य तेज थी। सभी जीतने की उत्सुकता से एक साथ आगे बढ़े, सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर। तभी छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया और गिरा और रो पड़ा। उसकी पुकार सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे कि क्या हुआ। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की सहायता के लिए उसके पास आने लगे। सब के सब लौट आए, उसे दोबारा खड़ा किया, उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की। वह छोटा लड़का एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है और उनमें तालमेल की कमी रहती है। फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई और सबके सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे इस प्रश्न के साथ कि सबके सब एक साथ यह दौड़ जीते हैं, इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है। निर्णायकों ने सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का बढ़िया हल ढूंढ निकाला। उस दिन मित्रता का अनोखा दृश्य देखकर दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। तो बच्चों, ये थी विकलांग बच्चे जो जिनके शरीर में कुछ ना कुछ कमी थी। उन्होंने मिलकर एक साथ सबको दौड़ाया और साथ में दौड़े और सबने ही स्वर्ण पदक हासिल किया। ठीक है। तो यह होती है खेल भावना, और यह हमने इस पाठ में भी पढ़ी है और साथ ही हमने इस पाठ के सारे शब्दार्थ, सारे प्रश्नोत्तर भी हल किए हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा, इस पाठ के प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। तो कैसा लगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में वीडियो की विशेषताएं लिख करके ज़रूर बताइए। और बच्चों, आपको कौन सा खेल पसंद है उसका नाम लिख करके ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले पाठ के लिए वेट कीजिए, अगला पाठ जल्दी ही आने वाला है, पाठ 3 छठी की हिंदी का, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक है, नाम है मल्हार।